नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश योगी की शपथ, अखिलेश का ग्रहण। दरअसल योगी का विजय तिलक करने के लिए लखनऊ का इकाना स्टेडियम पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन इस तैयारी से दूर अखिलेश के आक्रामक तेवर अगर आप देखेंगे तो वो उन्होंने आक्रामक तेवर अख्तियार किया हुआ है और ऐलान कर दिया है कि योगी के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल ही नहीं होंगे। जय श्री राम। लाल स्टेडियम में केसरिया सौगंध। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सरकार 2.0 के लिए सुपर 50 तैयार। मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, सुरेश खन्ना सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 22 का मंत्रिमंडल 24 में जीतेंगे दंगल। सबसे बड़ी शपथशाला, अखिलेश ने किया किनारा। न मुझे बुलाया जाएगा। योगी की शपथ, अखिलेश का ग्रहण। मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊंगा। अब आपको दिखाते हैं योगी सरकार के भव्य शपथ ग्रहण समारोह के लिए कैसे लखनऊ का इकाना स्टेडियम जोरों शोरों से इसके भीतर तैयारी चल रही है। और ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि यूपी के चुनावी संग्राम में भले ही देखा जाए ये संग्राम खत्म हो गया हो, लेकिन सियासी पिच पर अभी भी ये मैच चल रहा है और अब शपथ पर भी ना सियासत चालू हो चुकी है। जितनी विराट विजय उतना ही भव्य और विशाल होने वाला है योगी सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण समारोह। लखनऊ के जिस इकाना स्टेडियम में योगी सरकार की शपथ का ग्रैंड शो दिखेगा, वहां तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। दिलचस्प है कि केसरिया क्रांति का साक्षी बनने वाले इस ऐतिहासिक मैदान में तैयारियों को पूरा करने में जुट गया बाहुबली बुलडोजर। वही बुलडोजर जो देखते ही देखते यूपी के चुनावी संग्राम की धुरी बन गया। वही बुलडोजर जो महाविजय के महाजश्न में भी भागीदार बना। आज वही बुलडोजर पूरे एक्शन में है। शपथ की तैयारियों को तेजी से पूरा करने के मिशन में कई बुलडोजर दिन रात काम में जुटे हैं। इकाना स्टेडियम के बाहर जहां पर यह शपथ ग्रहण समारोह होना है और इस स्टेडियम के सामने की तरफ ये वीवीआईपी और वीआईपी पार्किंग बन रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि बुलडोजर खड़ा हुआ है, काम में लगा हुआ है। यानी कि एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर जो है वो शपथ ग्रहण की जो तैयारी है उसका हिस्सा बना हुआ साफ देखा जा सकता है। यहाँ पर तो देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर काम जोर शोर से चल रहा है और इस बुलडोजर को जो चला रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे। बहरहाल उससे पहले एक चीज़ और देख सकते हैं आप कि यहाँ पर इस मैदान में सिर्फ एक बुलडोजर नहीं बल्कि और बुलडोजर भी हम सामने की तरफ देख पा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। तो बात करते हैं इस बुलडोजर के चालक से जो तमाम बार अपराधियों और माफियाओं पर चला और आज ये शपथ ग्रहण की तैयारियों में लगा हुआ देखा जा सकता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुहीब। तो ये बताएं कि बाबा का बुलडोजर बड़ा मशहूर रहा, आपकी इस समय आप चला रहे, कैसा महसूस होता है इसे चला के? इसे चला के बड़ा अच्छा महसूस होता है। बाबा जी का ये जो बुलडोजर है ये शपथ ग्रहण के लिए चल रहा है। यहाँ पे जो ये पार्किंग बन रही है उसके लिए ये काम किया जा रहा है।
अच्छा, बुलडोजर तो आप बहुत समय से चला रहे होंगे। हाँ, बिल्डोजर काफी समय से चला कितने है, साल हो गए? करीब 12-15 साल हो गए अच्छा, हैं। पहले बुलडोजर चलाते थे तब बुलडोजर की इतनी चर्चा तो होती नहीं थी। अब बाबा के बुलडोजर के नाम से मशहूर हो चुका है। बाबा जी के नाम से ज्यादा मशहूर हो रहा है। किसी अपराधी के यहाँ भी चलाया, आपको मौका मिला? अभी नहीं। नहीं, अभी तक वो ऐसा मौका नहीं आया है। चाहते हैं ऐसा मौका? जब आएगा फिर देखा जाएगा। वहाँ भी यानी चलाएंगे? बिल्कुल। 25 मार्च को शपथ ग्रहण है और अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं, इसलिए इकाना स्टेडियम के बाहर बुलडोजर की रफ्तार और बढ़ने वाली है। लेकिन इन तैयारियों से दूर अखिलेश यादव ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होने का ऐलान कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊंगा, न मुझे बुलाया जाएगा। नहीं बुलाया तो जाएगा आपको। आपको कैसे पता कि बुलाया जाएगा? ये ऐसा तो नहीं है कि आप लोग उनकी तरफ से कह रहे हो कि अगर नहीं और सर मुझे तो पता नहीं लिस्ट। दरअसल इससे पहले कयास लगाए जाते रहे कि शपथ ग्रहण समारोह में अखिलेश को भी न्योता भेजा जाएगा, लेकिन अब उनके आक्रामक रुख से साफ हो गया है कि वो 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएंगे। यानी यूपी का चुनावी संग्राम भले ही योगी ने जीत लिया हो, लेकिन उस पर सियासत अब भी तेज है। फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह भी बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शपथ समारोह के जरिए कई लक्ष्यों को साधना चाहती है। 37 साल बाद यूपी में किसी पार्टी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई है। ये भी ऐतिहासिक है कि आजादी के बाद कोई सीएम 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से चुने गए। इसके अलावा दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। 80 लोकसभा सीटें 2024 के लिए बेहद अहम हैं। यूपी ही वो राज्य है जिसके जरिए पूरे देश की राजनीतिक दिशा तय होती रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से ही चुनाव लड़ते हैं। यही वजह है कि यूपी में अब शपथ ग्रहण समारोह में भी शुरू हो चुका है सियासी गदर, और अखिलेश यादव ने कार्यक्रम में शामिल होने से किनारा कर इस माहौल को और गर्मा दिया है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। तो एक और यूपी में योगी सरकार के भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सियासत में दिल्ली के सामने आई एक तस्वीर ने जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है। चाचा राम गोपाल के साथ अखिलेश संसद भवन पहुंचे और लोकसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस एक तस्वीर ने उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर बड़ा धमाका कर दिया। इस एक तस्वीर ने साफ कर दिया है कि सिंहासन के संग्राम की पिक्चर अभी बाकी है। चेहरे पर हल्की मुस्कान और पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाते अखिलेश यादव चाचा राम गोपाल के साथ अखिलेश यादव संसद भवन पहुंचे और लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को अपना इस्तीफा सौंप दिया। मैं अखिलेश यादव, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। यानी आजमगढ़ से सांसदी छोड़ अखिलेश यादव करहल से विधायक बने रहेंगे। अखिलेश के साथ साथ आजम खान ने भी लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर विधानसभा में डेरा जमाने का फैसला किया है। अखिलेश यादव और आजम खान दोनों के ही पास अभी करीब 6 महीने का वक्त था। दरअसल विधायक चुने जाने के बाद दोनों को ही 6 महीने के अंदर लोकसभा या विधानसभा की सदस्यता में से किसी एक को चुनने का फैसला लेना था, लेकिन अखिलेश और आजम ने इसमें देरी नहीं की। मतलब बिल्कुल साफ है, अखिलेश की साइकिल दिल्ली की जगह पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में पकड़ मजबूत करेगी। यूपी की सियासत में अखिलेश यादव के सामने एक चुनौती ये भी थी कि बतौर सांसद उनका ज्यादातर वक्त दिल्ली में गुजरता। ऐसे में विरोधी भी कहते कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव फोकस नहीं कर रहे हैं।
अब जब विधानसभा चुनाव में उनको करारी शिकस्त मिली तो इसके बाद अखिलेश यादव ने रणनीति बदली और दिल्ली में लोकसभा से इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं अपना पूरा विजन क्लियर कर दिया कि वो प्रदेश की राजनीति में पूरी तरीके से फोकस करना चाहते हैं। दूसरी ओर अखिलेश इस बात को भी अच्छे से समझते हैं कि आजमगढ़ में समाजवादी किला प्रचंड योगी लहर के बावजूद भी अभेद्य बना हुआ है। कि आजमगढ़ से रिश्ता कोई नया नहीं है। यहां पर कई बार आने का मुझे मौका मिला है और एक बार तो तब जब मैं राजनीति में नहीं था, राजनीति में कोई हम पे पद नहीं था। उस समय मुझे याद है यहां के नेताओं ने मुझसे कहा कि आपको आजमगढ़ की जनता में जाना चाहिए, वहां के लोगों से निवेदन करना चाहिए। मैंने कहा कि हम तो राजनीति की ABCD नहीं जानते, हमें क्यों ले जा रहे हो? बोले ये समाजवादी धरती है, अगर केवल आप वहां पहुंच जाओगे, केवल लोगों से निवेदन कर लोगे, वहां की जनता आपके कहना मानेगी और समर्थन कर देगी। लेकिन अब जरूरत 24 से ज्यादा 27 के लिए तैयार होने की है। दरअसल अखिलेश यादव को पूरा भरोसा है कि हवा कैसी भी हो लेकिन आजमगढ़ में साइकिल डगमगाएगी नहीं। यानी इस्तीफे के बाद भले ही आजमगढ़ में उपचुनाव हो तो भी जीत समाजवादी पार्टी की होगी। दरअसल इस भरोसे को अगर हम विधानसभा चुनाव के नतीजे से देखते हैं तो आजमगढ़ की 10 में से 10 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी ने अपना परचम फहराया है। वहीं रामपुर की 5 सीटों में 3 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है। हालांकि दूसरी बार विजय का ऐतिहासिक परचम लहराने वाली भारतीय जनता पार्टी इसे 24 के युद्ध से पहले आत्मसमर्पण बता रही है। आजमगढ़ संसदीय सीट से अखिलेश यादव का इस्तीफा समाजवादी पार्टी का 2024 के लोकसभा चुनाव में हार की स्वीकृति है। 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। इस बात का आभास अखिलेश यादव को हो चुका है। एक और हार से बचने के लिए संसदीय सीट से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अखिलेश यादव के त्याग पत्र का पूरा सच क्या है? वो 4 बड़ी वजह जिनके चलते दिल्ली छूटा और लखनऊ में गला फूटा, बताएंगे आपको। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। तो देखिए, सियासत में हर दांव का अपना मकसद होता है। अखिलेश ने दिल्ली का साथ छोड़ा, लखनऊ में खूंटा यूं ही नहीं गाड़ा। इस त्याग पॉलिटिक्स की दूसरी बड़ी वजह क्या है, अब हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। बड़ी ही बुलंदी के साथ समाजवादी पार्टी सूरमाओं ने नारा दिया कि जनता पुकारती है, अखिलेश आइए। लेकिन लखनऊ दरबार में केसरिया रथ पर सवार होकर फिर से आए योगी ही। आ गए फिर भगवाधारी। लेकिन इस हार के बाद भी अखिलेश यादव के तेवर नरम नहीं पड़े, बल्कि उनका आक्रामक अंदाज अब भी बरकरार है। संभव है कि दिल्ली से दूरी बनाने का अखिलेश का ये फैसला आने वाले वक्त में विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी की मजबूती का जरिया भी बने। 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी ने राम गोविंद चौधरी को नेता प्रतिपक्ष बनाया था। अब खबर यह भी है कि अखिलेश यादव खुद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते नजर आ सकते हैं। सोचिए, अगर ऐसा होता है तो अखिलेश पूरी आक्रामकता के साथ सदन में भाजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। दूसरी ओर आजम खान जैसे नेताओं का साथ उनकी मजबूती को और भी धारदार बनाएगा। यानी अखिलेश की त्यागपत्र पॉलिटिक्स बेहद सधी हुई रणनीति है, जिसके जरिए वो अतीत से सबक लेकर भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं। आज के इस फैसले को अतीत के आईने से देखें तो पता चलता है 2017 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव दिल्ली की राजनीति में उतर गए। लेकिन धीरे धीरे यूपी में विपक्ष की जमीन काफी कमजोर होती गई। पहले 2019 और फिर 2022 में योगी मोदी की लहर में विरोधी दलों के सियासी मंसूबे पूरी तरह से धराशायी हो गए। लेकिन अब अखिलेश पूरी तरह से यूपी में रहकर
सूबे की सियासत को पुरजोर तरीके से साधेंगे। अखिलेश विपक्ष की भूमिका जोरदार ढंग से निभाएंगे, सपा का जनाधार और मजबूत करेंगे, एमएलसी चुनाव पर पूरा ध्यान दे सकेंगे, प्रदेश के कार्यकर्ताओं में जोश का संचार कर पाएंगे और खुद को पूरी तरह से यूपी की सियासत से जोड़े रख सकेंगे। इस वजह से अखिलेश ने दिल्ली छोड़कर लखनऊ में खूंटा गाड़ने का फैसला किया है। हालांकि ये कदम उनके लिए कितना फायदेमंद साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो पूर्वांचल में बाहुबलियों की जंग से कौन वाकिफ नहीं है, और इस बार भाजपा ने जौनपुर से ब्रिजेश सिंह प्रिंशु को अपना एमएलसी प्रत्याशी बनाया है, जबकि मिर्जापुर से विनीत सिंह और बलिया से रविशंकर पप्पू का नाम सामने आ चुका है। हालांकि वाराणसी में भाजपा ने बाहुबली ब्रिजेश सिंह के खिलाफ सुदामा पटेल को उतारा है, जिसे लेकर विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद अब सभी की नजर विधान परिषद चुनाव पर लग गई है, जहां भाजपा ने सभी 36 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। लेकिन विधान परिषद चुनाव में पूर्वांचल को लेकर खास तौर से लोगों की दिलचस्पी है, जहां भाजपा ने कई सीटों पर बाहुबली उम्मीदवारों पर दांव लगाया। जौनपुर से भाजपा ने ब्रिजेश सिंह उर्फ प्रिंशु को उतारा। ब्रिजेश सिंह प्रिंशु को बाहुबली धनंजय सिंह का करीबी माना जाता है। मिर्जापुर से भाजपा उम्मीदवार विनीत सिंह भी बाहुबली माने जाते हैं। पहले विनीत सिंह और सुशील सिंह के बीच अदावत थी, हालांकि अब दोनों के बीच सुलह हो चुकी है। सुशील सिंह चंदौली के सैयद राजा सीट से भाजपा के विधायक हैं। सुशील सिंह बाहुबली ब्रिजेश सिंह के भतीजे भी हैं। बलिया से भाजपा ने रविशंकर सिंह को उतारा। रविशंकर सिंह पप्पू पूर्व पीएम चंद्रशेखर के रिश्तेदार हैं। रविशंकर सिंह पप्पू की गिनती भी बाहुबली नेताओं में होती है। वाराणसी से भाजपा ने सुदामा पटेल को उतारा है। नॉमिनेशन हम लोगों ने नॉमिनेशन ही पूरी तैयारी के साथ हम लोगों ने किया है, और हमारे 21 ब्लॉक, सभी नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों से जितने भी हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, भारी संख्या में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और आज ही उन कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया कि आने वाले 9 अप्रैल को हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। जिन बाहुबली नेताओं को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया, उनके बारे में पूर्वांचल में कई किस्से मशहूर हैं। वहीं ब्रिजेश सिंह के खिलाफ जिस सीट से भाजपा ने कमजोर उम्मीदवार को वाराणसी में उतारा, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। विरोधियों का आरोप है कि भले ही भाजपा ने वाराणसी से सुदामा पटेल को उतारकर साफ सुथरी छवि वाला संदेश देने की कोशिश की हो, लेकिन अंदर खाने भाजपा का हाथ ब्रिजेश सिंह के ही साथ है। 100% भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पर इतना कार्य किया है, जिसके लिए जीत बहुत आसान हो गई है। विधानसभा का रिजल्ट देखे हैं हम लोग, 2000 विधान परिषद भी जीतेंगे, 2022 जीते, 2024 जीतेंगे, 2027 जीतेंगे, 32 भी जीतेंगे। भाजपा पूरे सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर अपनी शान में कसीदे पढ़ रही, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने पूर्वांचल में बाहुबली नेताओं पर दांव लगाया, उससे कई सवाल विरोधी खड़े कर रहे और विरोधी दल इसे लेकर भाजपा को घेरने में जुट गए हैं।